हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारी क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट को लेकर। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ बाल विकास को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत को। बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपका सिद्धांत हो जाता है जो आपके बाल विकास में सीडीपी में आपके सिद्धांत होते हैं। यहीं से आपका 70% पेपर यहाँ से बनता है सिद्धांतों से। तो आपको इन सभी सिद्धांतों को अच्छे से समझ कर चलना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यूपी टेट के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको अपने यूपी टेट की तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। अभी से अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए। और मैं जो आपको करा रही हूँ उनको आप साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए चलो, और उनका रिवीजन करना रहेगा आपको बाद में। क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो आपका सिलेबस है और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यह आपको लगा लेने हैं। यह आपको इतना कर लेना है, सबसे पहले आपको सिलेबस को ख़त्म कर लेना है। मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी क्लासेस करा रही हूँ। और आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं इनको लगा लेना है। किससे पहले? जो आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले। उसके बाद में हमारे पास सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। तो बस आपको अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए ताकि आपका यूपी टेट अच्छे मार्क्स से निकल जाए। क्योंकि भर्ती का कुछ पता नहीं है। पहले यह होता है कि 82 नंबर पर पास हैं और जो आपके जनरल वाले हैं 90 पर पास हैं। लेकिन क्या पता यहाँ पे 40% आपका लिया जाता है एकेडमिक। इस चीज़ को हटा करके क्या पता यूपी टेट के मार्क्स जोड़े जाएँ। तो आपको अभी से इस चीज़ में इस पर फोकस करना है। आपको 82 तक नहीं रहना, आपको 90 तक नहीं रहना, इससे प्लस में आपको नंबर लेकर के आने हैं। ठीक, तो आप अभी से अपनी तैयारी को करेंगे तो तभी आप नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत को। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए समझते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत को। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सिद्धांत हो जाता है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे की हम बात करें तो यह रहने वाले कहाँ के थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, वहाँ के यह निवासी थे। और थे कौन? यह एक चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक थे। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो इनके सिद्धांत को हम किन किन नामों से जानते हैं यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। कौन सा आता है? यहाँ पे आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। दूसरा आता है आपका ज्ञानात्मक विकास, और तीसरा आता है आपका विकासात्मक विकास। यह इनके 3 नाम हो जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास। यहाँ तक बात क्लियर? जीन पियाजे के सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास के नाम से जानते हैं। और यह रहने वाले कहाँ के थे? तो यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और थे कौन? यह चिकित्सक थे। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। उन अपने बच्चों की जो अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ था उनके बारे में इन्होंने खोजा था। तो इसलिए इनके सिद्धांत को, जीन पियाजे के सिद्धांत को हम अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि और उनकी अवस्थाओं में, यानी कि उन बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उनके बारे में इन्होंने खोजा था। और इसलिए इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सिद्धांत हो जाता है। तो इनके सिद्धांत में हम बात करते हैं, इन्होंने बच्चों की जो अवस्थाएं थी उन पर प्रयोग किया था। तो कौन कौन सी अवस्था में बच्चे में बदलाव हुए जो उन्होंने खोजा था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी। कितनी अवस्थाएं दी? यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी? तो इन्होंने
4 अवस्थाएं दी थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कितनी अवस्थाएं थी? तो इनके सिद्धांत की 4 अवस्थाएं थी। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अवस्थाएं हो जाती हैं। तो चलिए समझते हैं। जीन प्याजे के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहली अवस्था आती है आपकी, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, आप इसको समझ के चलिए अच्छे से। सबसे पहली आती है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी आती है? संवेदी गामक अवस्था आती है, जो कि आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था आपकी कौन सी होती है? यह आपकी संवेदी गामक अवस्था हो जाती है। यह आपकी संवेदी गामक अवस्था हो जाती है, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी आती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था होती है। कितने वर्ष की? 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो यह आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। थर्ड नंबर पर आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो आपकी 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अवस्था होती है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीन प्याजे के सिद्धांत में आपको तीसरी अवस्था का नाम बताना है, तो तीसरी अवस्था कौन सी हो जाती है? तो यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था हो जाती है। चौथे नंबर की हम बात करते हैं, तो चौथे नंबर पर आती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी आती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो आपकी 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवस्था होती है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इनके सिद्धांत की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली आती है आपकी संवेदी गामक अवस्था। दूसरे नंबर पर आती है आपकी यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरे नंबर पर आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की अवस्था होती है। और चौथे नंबर पर आती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवस्था होती है। इनके सिद्धांत की यह 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अवस्थाएं आपको नोट डाउन कर लेना है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से, कि जो आपकी अवस्थाएं होती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था की, जो आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे, यानी कि जो आपको मैंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, इनके बारे में अच्छे से समझते हैं कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या होता है। इन्होंने, क्योंकि इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत कहते हैं, तो इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उनको यहाँ पे खोजा था। तो चलिए समझते हैं। तो हम इस परिवर्तन के बारे में समझते हैं कि 0 से लेकर, यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि बालक को जो भी कार्य करता है, यानी बालक है वह जो भी कार्य करता है, किससे करता है? इस अवस्था में शरीर से करता है, शरीर की अवस्थाओं से काम करता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपकी संवेदी समझ होती है। अपने संवेगों के माध्यम से बच्चा है इसमें अपने कार्य को करता है। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करें तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? अपनी इंद्रियों के माध्यम से बच्चा, यहाँ पे बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा रोएगा, और यही तरीका है बच्चे का यहाँ पे अपने कार्य को करवाने का, यानी कि क्योंकि बच्चा यहाँ पे खुद से नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था है, तो यहाँ पे बच्चा अपने इंद्रियों के माध्यम से अपने कार्य को करवाता है, और यहाँ पे दूसरे लोग काम करते हैं, जैसे कि अब बच्चे की माता पिता यह बच्चे के लिए यहाँ पे कार्य करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, तो हमारी यह 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इनके माध्यम से बच्चा यहाँ पे अपने कार्य को करता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे बच्चे में संवेदी समझ हो जाती है, इसलिए इस अवस्था को हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसी अवस्था में बात करें तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, बच्चा है इस अवस्था में क्या करता है? गामक क्रियाएं करता है।
कौन सी क्रियाएं करता है? गामक क्रिया करता है। जैसे यहाँ पे छोटा बच्चा है तो कुछ भी उसको पकड़ने के लिए दे दिया जाए तो वह उसको पकड़ता है, पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक। खेलने की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने हाथ पैर के माध्यम से खेलता है। ठीक। यानी कि हाथ पैरों को चलाना, ऐसी एक्टिविटीज़ करता है। ठीक। और इस अवस्था में बच्चे को पेन दे दिया जाए, यानी कि 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे को पेन दे दिया जाए तो उसमें ऐसे इस तरीके से कुछ ना कुछ बनाता रहता है। ठीक। तो यहाँ पे आपका लिखना भी आ जाता है, लिखना आ जाता है, लिखना आ जाता है। और बच्चे को यहाँ पे कुछ दे दिया, उसको बच्चा मुंह में पकड़ता है तो यहाँ पे आपका चूसना भी आ जाएगा। ठीक। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बच्चा है इस अवस्था में क्या करता है? इस अवस्था में गामक क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है। इसमें गामक क्रियाएं करता है, अपने काम को करवाने के लिए इसमें गामक क्रियाएं बच्चा करता है। ठीक। अब हम इनके सिद्धांत में समझते हैं। जो स्कीमा होता है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो स्कीमा होता है यह होता क्या है। स्कीमा की मैं बात करूं होता क्या है तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो स्कीमा की बात करूं तो छोटे छोटे बच्चों की जो क्रियाएं उनके मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम स्कीमा कहते हैं। यानी छोटे बच्चों की जो क्रियाएं हैं, क्या हैं? क्रियाएं हैं। क्रियाएं किससे जुड़ी होती हैं? मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। छोटी छोटी क्रियाएं किससे जुड़ी होती हैं? मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। यही बात आपकी क्या कहलाती है? यही बात आपकी स्कीमा कहलाती है। और इस अवस्था में बच्चा है किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है? तो प्रकाश की तरफ बच्चा है ज़्यादा सचेत रहता है। किसकी? प्रकाश के प्रति इस अवस्था में बच्चा क्या रहता है? सचेत रहता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कौन सी अवस्था में? तो संवेदी गामक अवस्था में बच्चा प्रकाश की तरफ क्या रहता है? ज़्यादा सचेत रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की। तो दूसरी अवस्था आ जाती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था के बारे में हम बात करते हैं। तो इस अवस्था में बालक पड़ोसियों के साथ खेल खेलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों में प्रतीकों का प्रयोग करता है। यानी कि इस अवस्था में जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, यहाँ पे बच्चा अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलना स्टार्ट कर देता है और कुछ चित्रों का प्रयोग करना, शब्दों में प्रतीक का प्रयोग करना यह स्टार्ट कर देता है। और इसमें हम बात करते हैं तो प्रतीकात्मक खेल खेलता है और सही अनुपात का अंतर इस अवस्था में बच्चा नहीं कर पाता है। जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इसमें रिवर्सिबिलिटी की समझ नहीं आ पाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है कि बच्चा है सही अनुपात का अंतर इस अवस्था में नहीं कर पाता है, क्योंकि यह अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे सही अनुपात की बात करूँ तो जैसे आपको यहाँ पे आपको बच्चे को एक गिलास में, बड़े गिलास में यहाँ पे बच्चे को दूध भर के दे दिया और इसको यहाँ पे आधा भर के दिया, और यहाँ पे यह एक पतला सा गिलास है आपका, तो इसको यहाँ पे पूरा भर गया, यानी कि मात्रा उतनी है, यह पतला है इस वजह से यह ऊपर तक चला गया, और यह आपका गिलास यहाँ पे छोटा है तो यह यहीं तक रह गया, यानी चौड़ा है तो यहीं तक रह गया। तो बच्चा है वह यही समझेगा कि इस वाले में ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चा इसको पकड़ेगा, इसको नहीं पकड़ेगा क्योंकि इसमें कम है। ठीक। तो बच्चे में क्या है कि बच्चे में इस अवस्था में जो रिवर्सिबिलिटी की समझ है वह नहीं आ पाती है, अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है। जैसे बच्चे को गुड़िया दे दी जाए तो वह उसमें यह समझेगा कि उसमें जान है, यानी कि उसकी गुड़िया को कोई पीटेगा, उसके गुड्डे को कोई पीटेगा तो उसको लगेगा कि उसके लग गई है। ठीक। तो यह चीज़ें होती हैं 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है और इस अवस्था में सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या कैसे लक्षण मिलते हैं? सजीवता के, यानी कि बच्चा है वह जैसे
बच्चा गिर गया है तो उसकी लग गई है, उसको ऐसे थोड़ा सा पीटते हैं, धरती को ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो बच्चा समझता है कि इसने मेरे लगा दी है, तो और इन्होंने इसको पीट दिया तो इसके इसके भी लगी है। ठीक, तो वह समझता है हर चीज़ में क्या है, जान है। तो सजीवता के लक्षण इस अवस्था में देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पे हम गुड़िया की बात करते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? आपको समझना है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलना स्टार्ट कर देता है और प्रतीकात्मक खेल खेलता है इसमें, और सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, और इस अवस्था में बच्चा सही प्रकार का चित्र भी नहीं बना पाता है, और इसमें सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। किसकी बात करते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। जो यह आपकी कौन सी अवस्था है? तो यह आपकी तीसरी अवस्था हो जाती है। तीसरी अवस्था हो जाती है तो इसके बारे में समझते हैं। तो चिंतन की हम बात करते हैं। चिंतन है वह किस पर आधारित है? तो यह आपका तर्क पर आधारित रहता है। इस अवस्था में हम बात करें, चिंतन है किस पर आधारित है? तो इस अवस्था में चिंतन आपका तर्क पर आधारित रहता है, और सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, कम आदि को बच्चा इस अवस्था में समझने लग जाता है। जो आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था थी, इसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता था, लेकिन जो आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर कर लेता है। इसमें आकार में, भार में, सारी चीज़ों में यहाँ पे अंतर कर सकता है। कम या ज़्यादा की यहाँ पे समझ आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी की समझ आ जाती है, लेकिन आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, उसमें बच्चे में इतनी समझ नहीं हो पाती है। ठीक, यहाँ पे हम बात करें कि जो आपका आरोही अवरोही क्रम होता है, इसको भी बच्चा यहाँ पे समझने लग जाता है। किस क्रम को समझने लग जाता है? आरोही अवरोही क्रम को यहाँ पे समझने लग जाता है। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यानी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरीके से आप आरोही अवरोही क्रम को लगाते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा आरोही अवरोही क्रम को लगाना स्टार्ट कर देता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, और तीसरे नंबर की यह आपकी अवस्था हो जाती है। बस आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपकी अवस्था हो जाती है। अब हम बात करते हैं 4th नंबर पर आती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी आती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, जो आपकी 7 वर्ष से लेकर कहाँ तक होती है? 15 वर्ष तक की यह अवस्था होती है। इसमें मैं बात करूँ, बच्चा है, सॉरी यहाँ पे आपको यहाँ पे गलत लिख गया है, यह अवस्था आपकी 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवस्था होती है। जो आपकी 7 से 11 की होती है, यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने बात की किसकी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो यह आपकी 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवस्था होती है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम समझते हैं। तो अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा इस अवस्था में, और यानी कि निर्णय, स्मरण, मनन आदि इस अवस्था में बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। और बच्चे में क्या होता है? अमूर्त चिंतन भी करना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त का मतलब होता है जो हमें नहीं दिखाई देता, उन चीज़ों के बारे में बच्चा भी इसमें अवस्था में सोचने लग जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अंकों का प्रयोग करता है, समस्या समाधान करने लग जाता है, अंकों का भी प्रयोग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है। यहाँ पे यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और हम यहाँ पे बात करते हैं तो कार्य कारण में, किसमें यहाँ पे हम बात करते हैं कार्य कारण में, कार्य कारण को समझना यानी कार्य में अंतर करना जानता है बच्चा इस अवस्था में, यानी कार्य में भी अंतर कर सकता है कि इसको हम किस तरीके से करें। यह आपका यह जो यहाँ पे अमूर्त चिंतन की अवस्था हो जाती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे बच्चा किसी भी कार्य में अंतर कर सकता है, किस तरीके से किस कार्य को करना है वह भी बच्चे में ऐसी समझ आ जाती है। तो यह बात ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी यह
अवस्थाएं हो जाती हैं। ठीक, आपको सभी अवस्थाएं समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। यहाँ पे यह 4 अवस्थाएं होती हैं इनकी। संवेदीगामक अवस्था जो कि आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरे नंबर पर आती है मूर्ध संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और चौथे नंबर पर आती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।